Hi everyone. Today we are going to solve another previous year question paper for Indian Constitution including constitutional law. तो ये हमारे सीरीज का पांचवा पार्ट होगा. हमने ऑलरेडी पार्ट 4 तक कवर कर रखा है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो देखो इस सीरीज का जो सबसे आपका वो है आर्टिकल 15(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कन्फाइंड टू. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रखा है कि जो आर्टिकल 15(1)(a) है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बस कन्फाइंड मतलब होता है सीमित होना. किन तक सीमित है? टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. मतलब आर्टिकल 15(1) क्लॉज ए क्या है? हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है. फंडामेंटल ड्यूटी है ना. तो फंडामेंटल ड्यूटी किसके लिए है? फंडामेंटल ड्यूटी को कौन मानेगा? बस ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया मानेंगे ना. अब देखो जो आर्टिकल 51(a) है इसके लिए ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. वो पार्ट 4(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है. और ये जो पार्ट 4(a) मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किसके रिकमेंड के तहत आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी है ना. स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में. नाउ अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि अब इफ़ द गवर्नमेंट इज डिफिटेड ऑन द फ्लोर ऑफ राज्यसभा व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस. अब देखो कोई भी गवर्नमेंट अगर राज्यसभा में डिफीट हो जाती है दैट मीन्स कि वो रूलिंग पावर में नहीं रहेगी. तो जब वो रूलिंग पावर में नहीं रहेगी तो उसके पास ये पावर नहीं होगा कि वो पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर सके. अब प्राइम मिनिस्टर के पास वो पावर नहीं रहेगा कि वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर सके, है ना, क्योंकि वो तो हारे हैं ना यार. और प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्पोज इमीडिएटली भी नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो बेसिकली अगर कोई भी गवर्नमेंट राज्यसभा की सीट आती है तो कुछ नहीं होता. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन अगर जीतता तो पार्लियामेंट डिजॉल्व कर सकता था, ये सब हो सकता था. ठीक है. तो इसके लिए जो प्रोविज़न दे रखे हैं वो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में है. आर्टिकल 75 बेसिकली आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू अदर मिनिस्टर्स दे रखा है ना. दिखाऊँ मैं आर्टिकल 75 दिखा देता हूँ. तो आर्टिकल 75 जो है वो क्या है? प्रोविजंस रिलेटेड टू अदर मिनिस्टर्स है ना. प्रोविजंस रिलेटेड टू अदर मिनिस्टर्स दे रखा है. ठीक है. एक सेकेंड, इसकी लाइटनिंग कहाँ चली गई? सॉरी या. तो देखो इसमें दे रखना है प्रोविजंस अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड. अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसमें बेसिकली आपको क्या बताना है कि कौन सा आर्टिकल, मतलब आर्टिकल की तो कुछ प्रोविजंस होते हैं ना यार. तो कौन सा आर्टिकल कौन से लैंडमार्क केसेस से है. तो आपका जो आर्टिकल 329 है, आर्टिकल 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल 329 किस पार्ट में दे रखा है? पार्ट 15 में दे रखा है ना. पार्ट 15 जो कि आपका इलेक्शन है ना. आर्टिकल 324 से लेके 329 से. तो आर्टिकल 329 एक बार देख लेते हैं क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. आर्टिकल 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखो आर्टिकल 329 दे रखा है बार टू इन्फ्लुएंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स है ना. तो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी वर्सेस जाद नरायर का केस. ठीक है ना. वो टेंथ शेड्यूल का जो 7th पार्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था. किस केस में? किहतो वर्सेस जहीलिचू के केस में. ठीक है. तो जो 10th शेड्यूल आपका जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ है. ठीक है. नाउ आर्टिकल 21 क्लॉज सी ये किस केस का लैंडमार्क है? किस केस पे बेस्ड है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो 1973 का केस है. ठीक है. आर्टिकल 31 क्लॉज सी क्या कहता है? कहता है कि आप बैलेंस करो. मतलब उसका अल्टीमेट प्रोविजन ये कहता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के प्रोविजंस को आप एक बैलेंस वे में लेके चलो. ठीक है. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए था. तो इसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो कौन सा है? गोलकनाथ का केस है. ठीक है. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. नाउ अब देखो यहाँ पे अगेन
देखो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मोस्टली लैंडमार्क केसेस दे रखे होते हैं, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स है और ये हमें बताना है कि वो किस जजमेंट के बिहाफ पे आया है ना, किस सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट के बिहाफ पे आया है, ठीक है। तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे के लिए जो हमारा जजमेंट था वो किसका है, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है, ठीक है। रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो दोनों सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है। अब देखो एजेंसी आर्टिकल 12 है ना, आर्टिकल 12 के पार्ट 3 में है ना ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एजेंसीज और इंस्ट्रूमेंटलिजेशन ये किस केस पे बेस्ड है, RD सेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल। नाउ फंडामेंटल राइट्स किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होता है कि वायलेशन हो जाता है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना, तो इसलिए फंडामेंटल राइट इस पर बेस्ड है, ठीक है। और डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड फॉर कंपनसेशन, ये किस केस पे बेस्ड है, रुदालसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, रुदालसा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस पे। नाउ अब देखो इस वाले मैच द कॉलम में हमें ये बताना है, इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ऐसे दे रखे हैं कि कौन सा प्रोविजन किस अमेंडमेंट के तहत आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, है ना, इंसर्ट किया गया था। तो देखो जो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है वो किसके लिए था, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 क्या कहता है कि मतलब कुछ मतलब ऐसा कोई भी मतलब सिर्फ बेसिकली आर्टिकल 15 क्लॉज 4 ये कहता है कि स्टेट को एम्पावर करता है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन बनाएगी, ठीक है। तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में हुआ था। नाउ आर्टिकल 13 क्लॉज 4 प्रोवाइडिंग फॉर नथिंग शैल अप्लाई टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किस अमेंडमेंट के तहत आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल 24th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1971 में हुआ था, है ना, 24, यहाँ पे 25 लिख रखा है बाय मिस्टेक बट 24th अमेंडमेंट, ठीक है। नाउ आर्टिकल 16 क्लॉज 4A प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी विथ प्रमोशन टू SC ST, देखो जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है ना, पहले तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो है वो 77th अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ था, ठीक है। बट अगर हम उसमें आगे की जब आप लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखेगा प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी विथ प्रमोशन इन SC ST, तो ये जो प्रोविज़न आया था वो बाई 85th अमेंडमेंट एक्ट आया था जो कि 2001 में हुआ था, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, देखो आर्टिकल 16 क्या है, पहले तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका जो क्लॉज 4A है वो कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from making any provisions for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizen which in opinion 4A हमें पढ़ना था ना, 16 clause 4A, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in matters of promotion with देखो तो 16 clause 4A के लिए देखो सेकेंड पे आओ, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में जो हुआ था उसके तहत ऐड किया था, ठीक है। बट इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी यहाँ पे दे रखा है ना, यहाँ पे 3 दे रखा है, तो थर्ड वाले में देखो तो इसको 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत लाया गया था, तो यहाँ पे दे रखा है ना प्रोवाइडिंग फॉर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी विथ प्रमोशन, ठीक है। तो 85 नाउ आर्टिकल 21A फंडामेंटल प्रोवाइडिंग फॉर राइट्स टू एजुकेशनल, ये तो सभी को पता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आया था। नाउ अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है, थ्रू 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर एडेड टू द प्रियम्बल, तो यहाँ पे ये पूछ रखा है 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत हमारे प्रियम्बल में
कौन कौन सारे फीचर्स को ऐड किया गया था। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे, तो इसमें हमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सारा प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। अब देखो कुछ 42nd अमेंडमेंट के फीचर्स और भी है जिसको हम देख सकते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 है, उसने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है उसको, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4A लाइक आर्टिकल 51A में दे रखा है, उसको ऐड किया था। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने ही मतलब उसने एक और फीचर ऐड किया था कि जो प्रेसिडेंट है वो बाउंड होगा बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे। तो ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। और देखो जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसने ट्रांसफ़र किए थे 5 सब्जेक्ट फ्रॉम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल से टू कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो 5 सब्जेक्ट आप ढूंढ लेना यार। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है उसने पार्ट 14A को भी ऐड किया था, तो आप देख सकते हो। नाउ अब देखो अगेन देखो लैंडमार्क केसेस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब देखो कंपनसेशन टू पर्सन किल्ड इन फेक इनकाउंटर्स, तो इसके लिए जो केस लॉ है, मतलब अगर ऐसा पर्सन जिसका फेक इनकाउंटर में उसको मार दिया जाता है, तो उसके लिए जो कंपनसेशन है, उसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो क्या है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई पर्सन फेक इनकाउंटर में मारा जाता है तो उसके लिए कंपनसेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। कंपनसेशन टू रेप विक्टिम, ये किस केस में, ये किस लैंडमार्क जजमेंट से आया था, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का केस है, ठीक है। इंटरिम कंपनसेशन टू रेप विक्टिम, इंटरिम कंपनसेशन टू रेप विक्टिम जो है मतलब वाइल मतलब उसके इलाज के दौरान ही समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए कौन सा लैंडमार्क केस है, बोधिसत्व गौतम वर्सेस शुभ्रा चक्रवर्ती का केस है जो 1996 का केस है। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट डिटेंशन, ये किसका मतलब आर्बिट्रेरी डिटेंशन, मनमाना डिटेंशन ना हो पाए, उसके लिए जो लैंडमार्क केस है वो कौन सा है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड कस्टोडियल डेथ, ठीक है। तो इसमें आप तभी तो पूछ सकते हो ना, आप ये लैंडमार्क जजमेंट बता के बोल सकते हो कि आप किस बिहाफ पे मुझे जेल में बंद कर रहे हो। तो आर्बिट्रेरी डिटेंशन से रोकता है, आर्बिट्रेरी मतलब होता है मनमाना, मनचाहा। नाउ अब देखो यहाँ पे अगेन कुछ केस लॉ है इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए मतलब कौन सा प्रोविज़न किस लैंडमार्क जजमेंट से जुड़ा हुआ है। तो देखो राइट टू स्पीक इंक्लूड्स राइट नॉट टू स्पीक, ये जो बात है, ये जो प्रोविज़न है ना, ये जो फैक्ट है, इसको कहा गया था इन केस ऑफ बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, कि आपका जो राइट टू स्पीक है वो इंक्लूड ये नहीं करता कि आप राइट नॉट टू स्पीक होगा, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये इसके लिए कौन सा जजमेंट है, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री I&B वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, है ना, तो ये 1995 का केस है। नाउ कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट इज पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये किस केस का लैंडमार्क जजमेंट है, टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जो कि 1995 का केस है। नाउ गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज प्रायर रिस्ट्रेंट ऑन पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी मटेरियल अगेंस्ट इट्स ऑफिशियल्स, ये किसका लैंडमार्क जजमेंट है, आर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जो कि 1994 का केस है, ठीक है। तो मैंने अगेन पहले ही बता रखा है कि ये सारे लैंडमार्क केसेस के ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कभी कभार क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वे में पूछ दिया जाता है कि कौन सा केस किस ईयर में आया, तो उसको सीक्वेंस में करो। नाउ अब देखो यहाँ पे कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फीचर्स है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से, मतलब किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये पूछा गया है इसमें। तो मैच द कॉलम करना है। तो देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली सभी जानते हैं
ये यूनाइटेड किंगडम से आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आया है, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। फंडामेंटल राइट्स ऑब्वियसली यूएसए से आया है ना, बिल ऑफ राइट्स वगैरह तभी तो आया था ये फंडामेंटल राइट्स। इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से आया, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको आर्टिकल मैच करना है। तो जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 131 में दे रखा है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आर्टिकल 143 में दे रखा है। अपील बाय स्पेशल लिव जो है वो आर्टिकल 136 में दे रखा है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आर्टिकल 132 में दे रखा है। नाउ अगेन देखो इसमें केस लॉज है, ठीक है, और उसके लिए क्या मतलब केस लॉ में क्या हो क्या आया था, वो कॉन्सिक्वेंस क्या था वो उसके लिए, ठीक है। तो एस.आर. चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2001 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते हुए ये कहा था कि जो नॉन मेंबर है वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं एज फॉर्म मिनिस्टर्स इफ़ ही फेल्स टू गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ। मुरली एस देवरा का केस जो है उसमें ये कहा गया था कि मुरली एस देवरा के केस में बैन ऑन स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस हुआ था। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस भारतीय खाद्य निगम, इसमें क्या हुआ था कि 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स के लिए एग्जिस्टेंस नहीं माना गया था, ऐसे करके। जावद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में क्या हुआ था कि क्लासिफिकेशन जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फॉर इलेक्टेड पोस्ट इन पंचायत हुआ था। सो ये हमारा पार्ट 5 है, आगे हम पार्ट 6 करेंगे। थैंक यू।